माफ़ कीजिएगा मित्रों, विजुअली कंफर्ट ना होने के कारण मैं दोबारा आया हूँ एक बार बाहर निकल कर, क्योंकि विधा जी स्वयं को नहीं देख पा रहे थे जबकि हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे थे। मैं दोबारा जुड़ता हूँ उनसे। अब अभी भी वैसे ही है, कोई बात नहीं है। मेरा वीडियो रुका हुआ था। इट्स ओके सुनील जी, मैं आपको देख पा रही हूँ, ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए इस समय। हमारे दर्शक इरिटेट हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। इट्स ओके। एक बार और कंफर्म कर लें सबको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, बस आप किसी एक बार दूसरे से कंफर्म कर लीजिए आप कि हम दिखाई दे आपके रहे हैं दोनों। आपके पास पड़ोस में कोई है ऐसे जो मोबाइल के साथ देख रहे हो हम दोनों को प्रोग्राम इस समय? नहीं। अच्छा। फाइनली हम सबको दिख रहे हैं दोनों, अश्विनी जी एक बार जल्दी से बस बता दीजिए, आर वी बोथ और विजिबल एंड ऑडिबल? अच्छा ये हाँ सब तो ठीक है। दिख रहे हैं। गुड। तो अब आपको जब मैं यूट्यूब का लिंक भेजूंगा ना तब आप देख लीजिएगा। ये सब लोग कह रहे हैं कि हाँ, आपको देख पा रहे नमस्ते हैं। अंजलि, नमस्ते ऋषि, अंशिता। जी। तो सबसे सब पहले नमस्ते सुनील जी आपको। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अपने शो पे मैं भी बोलने आपका के लिए। आभारी हूँ कि आपने इस अनुरोध को स्वीकार किया। आपको बताना चाहूँ कि ये लगभग मई से ये क्रिएटिव थॉट मेरे दिमाग में आया था जब लॉकडाउन हुआ और 3 हफ्ते के लिए अ, सरकार में और देश में ये चेतावनी जारी कर दी गई कि आप सब घर में रहिए और कहीं बाहर मत निकलिए, किसी से मिलिए जुलिए नहीं। तो हम्म। कुछ दिन 10-12 दिन तो इस तरह से बीते कि जैसे बहुत सारे काम की थकान रहती है, हमको लगता है कि हम आराम ही नहीं कर पाते, तो वो भी कर लिया। फिर बहुत सारा अच्छा सारा खा पी भी लिया कि हम ये फलानी चीज खा नहीं पाते। ये सबसे जब ऊब गए तो फिर लगा कि अब क्रिएटिवली क्या करें। तो मुझे इसकी प्रेरणा, ये इस तरह से बातचीत की प्रेरणा मुझे बम्बई में जो सिनेमा से जुड़े हुए सिंगर्स हैं, ऋचा शर्मा वगैरह, उनको देखकर मिली कि वो लोग लगभग रोज शाम को 7-8 बजे अपने किसी न किसी एक मित्र से बात करते थे और उनके दोनों और के जो फॉलोअर्स थे उसको एंजॉय करते थे। मुझे लगा हम इसका एक क्रिएटिव यूज कर सकते हैं और जो हमसे जुड़े हुए कलाकार हैं हम उनके लाइफ और क्रिएशन को लेकर बातचीत कर सकते हैं। तो ये सिलसिला आप सबकी दुआओं से, मेहरबानी से चलता आया और आज आप 134 नंबर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी बहुत है कि मुबारक। आपको हमने सांची में देखा था जब आप रश्मि अग्रवाल जी के साथ आई थी। वैसे मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। ये दूसरा डायमेंशन है कि मैं संस्कृति विभाग की नौकरी करता हूँ, लेकिन सिनेमा और संस्कृति के क्षेत्र में लिखने पढ़ने का मुझे 20-25 साल से शौक है और उसकी अपनी एक जर्नी है मेरी। पोएट्री वोट्री भी लिखता हूँ तो, और सिनेमा पर ही लिखते हुए क्रिएटिवली एक नेशनल अवार्ड भी 2 साल पहले हमको मिला, बेस्ट राइटिंग ऑफ सिनेमा कैटेगरी में। अरे वाह, क्या बात है। तो बहुत ये बहुत बेसिक हम। मुबारक इसके लिए आपको, थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। ये तो ये एक अलग क्रिएटिव आयाम है जिसको हम आज भी, हमारा हिंदुस्तान अखबार में एक आर्टिकल उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर छपा हुआ है। बड़ा ये तो मैं अपनी बात करने लगा जो कि मुझे नहीं करना चाहिए थी। आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि एक कलाकार ने ये 3-4 माह का समय, 6 माह का समय किस तरह व्यतीत किया है एक एक्टिव आर्टिस्ट। बहुत। जी, एक्चुअली ये समय बहुत ही मुश्किल है किसी भी क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए कि उसके हाथ पैर पांव सब बांध दिए गए हों। क्योंकि हम परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, तो जी जी घर के बंद दरवाजों में तो सिर्फ रियाज ही होता है, प्रोग्राम तो नहीं हम्म, होता। जी जी तो शुरू के दिनों में लगा कि ठीक है, 1 महीने की बात है, चलो 1.5 महीने की बात है, फिर पता चला नहीं 2 महीने की बात है, फिर करते करते पता चला शायद ये अभी और काफी समय तक नहीं होगा। हाँ, पता नहीं कब तक की बात है, ऐसा लगने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जैसे उसी में अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करनी पड़ी, और क्या। क्योंकि कितने दिन दुखी रहेगा इंसान, कितने दिन परेशान होगा, उसके विकल्प तो ढूंढने ही पड़ेंगे। हम्म।
लेकिन इस पूरे वक्त ने जब ऐसा समय शताब्दियों में कभी कभी कोई समय आता है जब उस समय की जनरेशन गवाह होती। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल उन फिल्मों को लेकर लिखा था जो समय समय पर जो मानवीय आपदाएं 300-400 सालों में आई हैं, उस समय मनुष्य की स्थिति क्या रही है, मनुष्यता की स्थिति क्या रही है, आपस में रिश्ते नाते संबंधों का क्या हुआ, कैसे एक बड़ा समाज आपस में कितने समय तक मित्र रह पाया, कितने समय में शत्रु में तब्दील हो गया, कितने समय में हिंसक भी हो गई। ये सब सब बातें इसका एक आयाम। तो ये तो है कि शुरू शुरू में तो ये रहा कि एक तरह से सबने छुट्टी एंजॉय की पिकनिक की तरह, लेकिन बाद में सब धीरे धीरे घटनाक्रम जो बदले तो सभी के सामने इस तरह का संकट तो आया, और एक बार की जीवन को लेकर भी फिर से विचार करने लोगों ने शुरू किया, क्योंकि हम लोग इतनी तेज गति में थे कि कहीं ब्रेक लगी नहीं रहा थी। आपका क्या सोचना है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली इस वक्त ने बहुत कुछ हमें सिखाया है। सबसे पहली चीज, हम हर उस चीज के लिए परेशान रहते थे जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। घर से बाहर निकलने के लिए, काम करने की जरूरत थी। हमेशा ये शोर मचाना, कितना ट्रैफिक है, कितनी गर्मी है, टाइम नहीं है फैमिली के लिए, अपने लिए। तो वो सारी चीजें एक साथ यूनिवर्स ने सुन ली सबकी, और सबको घर में बिठा दिया कि ना आपको ट्रैफिक की परेशानी होगी, ना आपको गर्मी लगेगी, ना आप ये कहेंगे कि मेरे पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अब बैठो घर में। और इतना कहना कि हर समय कितना पॉल्यूशन है, मतलब जब भी हम कहीं भी सोशलाइजिंग करते हैं, किसी भी पार्टी में जाए या किसी से मिले, तो ये जनरल कुछ टॉपिक्स होते थे जिसपे इसी टॉपिक पे बात होती थी। कितना पॉल्यूशन है, कितनी गर्मी है, कितना ट्रैफिक है, टाइम नहीं है, कितनी बिजी लाइफ है। तो मुझे लगता है कि सारी बातें जब यूनिवर्स ने सुन ली, अब सबको सिखाया कि आपके पास जो भी मिल रहा है उसको एंजॉय करना सीखिए, बजाय कि उसके बारे में हर समय मतलब रोए और उस चीज को हमेशा ये कहें कि ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है। आई थिंक ये टाइम हमें सिखा रहा है कि सेटिस्फाई कैसे होना चाहिए जो मिल रहा है। अब देखिए, इस समय में हम सब घर में रहे, सिर्फ वही 4 कपड़े रोज बदल के पहन रहे थे, तो और वही वही दाल रोटी चावल, ऐसा नहीं कि बाहर से खाना मंगा रहे थे। तो ये सिखाया हमें लाइफ ने कि आप इन 4 कपड़ों में और यही दाल रोटी में भी जीवित रह सकते। जीना, जीवित रहना इज इम्पोर्टेंट। अपने बारे में सोचना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब लोगों की इच्छाएं खत्म नहीं होती, अरे इसके पास है मुझे भी ये चाहिए, वो गाड़ी, जिसके पास गाड़ी थी वो गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी घर के नीचे पार्क है, वो चलाने के लिए तैयार नहीं, कहाँ जाएंगे निकल के। अल्टीमेटली घर में ही रहना है। तो बहुत कुछ, मैंने तो बहुत कुछ सीखा इस टाइम से, और सेल्फ रियलाइजेशन होता है। इतना सारा टाइम है कि आप अपने बारे में सोच सकते हैं। हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, एक रोने के लिए या लड़ाई करने के लिए, इसलिए तो नहीं आए। एक पर्पस है हम सबकी लाइफ का। तो अगर मुझे एक डांसर बना के भेजा है तो मुझे वो पर्पस सॉल्व करना है, उसके लिए मुझे रियाज करना है। तो ये टाइम मुझे भगवान ने दिया है कि शायद मैं और मेहनत करूं और रियाज करूं, कि जब सब ठीक हो जाए फिर एक बिजली की तरह मंच पर आऊं। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि ये अगर सब लोग रियलाइज कर लें तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड, बजाय कि हर समय 2020 को दोष देने के। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा टाइम आया है सबकी लाइफ में, उसको बहुत पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए कि इतना समय खुद के लिए कहाँ था। आप सोचिए, पूरी दुनिया एक साथ रुकी हुई है, तो ऐसा भी नहीं है कि किसी के मन में वो जलन हो कि अरे वो तो प्रोग्राम कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, अरे वो तो उधर घूमने गए, हम तो नहीं गए, सब घर में बैठे। नमस्ते प्राची जी, थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग। तो मुझे लगता है कि ये टाइम को दोष देने की बजाय हमें ये टाइम जो मिला है उसको बहुत खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमसे ऊपर की जो एनर्जी है वो कुछ कह रही है, अगर वो हम सब रियलाइज कर लें। क्योंकि सब कहते हैं प्रलय आएगा, यही प्रलय है मेरे हिसाब से, और इस प्रलय में हम सब अगर जीवित हैं तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी कृपा है ऊपर वाले की कि हम सब सुरक्षित हैं और रियलाइज कर पा रहे हैं कि कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन आपके वेल विशर हैं, क्योंकि जिसने मुश्किल समय में आपका साथ दिया वो ये सच्चा दोस्त है। तो मुझे तो बहुत इस समय ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत ग्रो किया, मेंटली बहुत ग्रो हुई, और शायद काफी क्रिएटिव भी हुई। क्योंकि जब
घर में ही बैठना है 24 घंटे तो कुछ ना कुछ नई नई क्रिएटिविटी, तो फिर कुछ लिखने शुरू किए, कविता लिखने शुरू किए मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की मैं। हम्म, मुझे बहुत सालों से बहुत बच्चे कहते थे कि दीदी आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, जो दिल्ली से बाहर रहते हैं। तो हम्म, हमेशा से बिजी रहने के कारण मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाती थी, तो अब मेरे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं और मैं हम्म, बहुत सारे इतने अच्छे ब्यूटीफुल मेरे स्टूडेंट्स हैं सभी, इतना प्यार मुझे उनसे मिलता है। तो आई थिंक मैंने अपनी दुनिया बहुत बड़ी करी है इस समय में। हम्म, मैं बहुत नए नए लोगों से जुड़ी इस बहाने, कितना सब लोगों से जब बात करती हूँ, जब क्लास में आते हैं सभी स्टूडेंट, स्पेशली कोई यूएस में बैठे हैं, कोई मॉरिशस में बैठे हैं, कोई बेल्जियम में हम्म, बैठे हैं, कोई अहमदाबाद में है, कोई पुणे में है, लाइक दैट। हम्म, तो एक बड़ी दुनिया बन गई मेरी, जो मुझे लगता था कि शायद दिल्ली मेरी दुनिया, पर मैं दिल्ली से बाहर निकली और उनके साथ एकदम रूबरू होती हूँ, हम्म, क्लासेस लेती हूँ, इतना प्यार मिलता है, तो वो पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो बहुत सारी चीजें मैंने तो अपने आप को बहुत ग्रो किया, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। अच्छा, ये जानने की जिज्ञासा रहेगी कि क्या जिस समय लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उसके तो 4 दिन या हफ्ते भर पहले तो ये अनुमान नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो उस समय अप्रैल मई जून की क्या प्लानिंग थी? कुछ प्रोग्राम वोग्राम, कहीं देश विदेश जाना? जी हाँ, मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स थे लाइंड अप, जो सब कैंसिल हो गए एक के बाद एक। एक्चुअली मेरा सबसे पहला प्रोग्राम, मतलब मेरा लास्ट जो शो मैंने इस दौर में जो किया था, वो 17 फरवरी मेरा शो था दमन में। हम्म, हम्म, उसके बाद मेरे शोज जो थे वो मार्च के लिए, जैसे जश्न अदब अ, होना हाँ, था दिल्ली में मार्च में, उसमें मेरी मेरी प्रस्तुति थी। फिर मैंने जिस इंस्टीट्यूट के अंडर मैंने खैरागढ़ यूनिवर्सिटी के मास्टर्स के एग्जाम दिए थे, तो मैंने टॉप किया हम्म, इस बार, मुझे 3 गोल्ड मेडल्स भी मिले टॉप करने हम्म, के लिए। हम्म, हम्म, तो उस इंस्टीट्यूट ने मेरा सोलो रखा था एंड दे वांटेड टू गिव मी एन अवार्ड, वो शो कैंसिल हुआ। फिर मुझे यूएस हम्म, जाना था, प्राची जी जो भी ज्वाइन की है, उनकी अकेडमी है नूपुर अकेडमी लॉस एंजलिस में, उन्होंने हम्म, इनवाइट किया था, उनके फेस्टिवल में जाना था। फिर मुझे मलेशिया जाना था, बहुत सारे शोज थे एकदम, जिसे कहते हैं ग्राउंड जीरो पे, जमीन के नीचे चली गई थी लिटरली, कि इतना सब होने के बाद कुछ भी नहीं, कंप्लीट जीरो। तो बहुत धक्का लगा, बहुत परेशानी भी, क्योंकि मेरे लिए मेरी आजीविका का साधन मेरे परफॉर्मेंसेज ही हैं। आई एम अ फ्रीलांसर, आई डोंट वर्क फॉर एनी इंस्टीट्यूट। और जैसे मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट्स ना, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, और जो मेरे स्टूडेंट्स उस समय जो थे वो मतलब हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार या 3 बार आते थे, और वो भी बहुत लिमिटेड थे, क्योंकि मैं इतने कमिटेड अपने परफॉर्मेंसेस के लिए थी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इतना टाइम भी नहीं दे पाती थी। हम्म। तो काफी, मतलब काफी धक्का लगा, बहुत बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरे लिए मंच सब कुछ है, मेरा पहला प्यार मेरा डांस है, मेरी लाइफ है, मेरे लिए हम्म। ऑक्सीजन है। तो कोई ऑक्सीजन ही छीन ले तो आप सोचिए कि कैसा फील होगा, वो मुझे फील हुआ। लेकिन आपने ये भी तो दृश्यों की कल्पना कभी की होगी या देखे भी होंगे, भले उस स्वप्न में देखे हों या फिल्मों में देखे हों, कि कहीं भी हम जी। तालाब या समुद्र में कभी गिरते हैं तो नीचे तक जाके फिर ऊपर भी आते हैं। वही तो आशा की किरण रोज जलाती हूँ, एक जोत, कि बस जल्दी ठीक हो। एक्चुअली काफी मुझे लगता है कि आधा समुद्र तो पार कर लिया है, बस आधा और पार ऊपर आना बाकी है। आधा मैं ऊपर आ गई हूँ, बीच में हूँ अभी एकदम, और कुछ महीने और। हमेशा मैं अभी, एक हमारे कवि मित्र हैं, वो किसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि समय को सहना अपने आप में बड़ी बहादुरी है। समय से तुरंत किसी भी तरह का रिएक्ट करना, अपने लिए या किसी के भी लिए, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको सहते कैसे हो। वही ना, जो कई बार हमारा सर दुखता है तो हम सही उसको कह रहे सहते हैं, और एक सीमा के बाद तय करते हैं कि हम गोली नहीं खाएंगे। हैं। गोली देंगे बल्कि। गोली देंगे, हाँ। क्या बात। तो ये भी एक बड़ी बहादुरी की बात है। तो हाँ, ये एक्चुअली सारे। मैं जी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुनील जी। क्योंकि शुरू शुरू में तो मतलब कहना बहुत आसान है, जब इंसान पे खुद बीतती है
तो और स्पेशली अगर मैं कहूँ आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी, स्पेशली कुछ म्यूजिशियंस जो होटल बिजनेस में थे, आप सोचिए जो रोज प्रोग्राम करके पैसे कमाते थे, उनका तो सब कुछ बंद हो गया। मैं हाँ। आर्टिस्ट कम्युनिटी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाकी जिनका होटल बिजनेस उनका भी बंद हुआ, बट दे आर रिच पीपल, दे स्टिल हैव सम टाइम बैलेंस टू स्टिल फीड देयर फैमिलीज। बट ये जो म्यूजिशियंस थे, आप बिलीव नहीं करेंगे, दे हैड टू चेंज देयर प्रोफेशन। किसी ने ग्रोसरी स्टोर में काम करना शुरू किया, किसी ने खुद ग्रोसरीज बेचने शुरू की, किसी ने सब्जियों की दुकान लगाई। क्या करे, इतनी हाँ। बुरी हालत, मतलब ये जमाना आएगा कि मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था कि हमें ये फेस करना पड़ेगा। बट मैं ऊपर वाले का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी कला बख्शी कि एटलीस्ट मेरा काम कभी रुका नहीं। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का, क्योंकि अच्छे अच्छे इंजीनियर से लेके सभी घर में बैठे थे और फिर धीरे धीरे सबके काम वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। तो सिमिलरली हमारा भी वर्क फ्रॉम, आई थिंक जितने भी टीचर फ्रेटर्निटी के लोग हैं, चाहे वो डांस टीचर हो, चाहे म्यूजिक टीचर हो, चाहे सब्जेक्ट टीचर्स हो, तो उनका काम नहीं रुका और ना कभी रुकेगा, क्योंकि हम विद्या बांट रहे हैं ना, ज्ञान बांट रहे हैं। और ज्ञान एक ऐसी चीज है कि वो कभी, उस पर कभी रोक नहीं लग सकती। और वो ज्ञान की चाहे, जरूरत हमेशा सोसाइटी को हाँ जी, पीढ़ियों को रहती भी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। तो बाकी ये भी देखने को मिला कि जितने बड़े बड़े लोग जो बहुत पैसा कमा रहे थे, अथाह में पैसा कमा रहे थे, उनको भी ऊपर वाले ने थोड़ा स्वाद मिट्टी का भी चखाया है हम्म। कि जीरो, ग्राउंड जीरो पे कैसे होते हैं और कैसा फील होता है। क्योंकि मुझे याद है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं, स्पेशली इंडिया में, कि जहाँ पे हम किसी के प्रोफेशन से उसको जज करते हैं। अरे इसकी तो दुकान है, यहीं पे परचून की दुकान है या ग्रोसरी स्टोर है। अब देखिए इस समय ग्रोसरी स्टोर वाले सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे थे जब एकदम लॉकडाउन था और बाकी सबका काम बंद था। हम्म। तो ये जो जज करने की वाली जो आदत है ना, वो भी आई थिंक बहुत लोगों ने सीखा होगा कि आई थिंक मतलब किसी को किसी के प्रोफेशन से जज नहीं करना चाहिए। वो भीख नहीं मांग रहे, वो काम कर रहे हैं। आई मीन वन शुड रिस्पेक्ट एवरीबडी, दिस इज व्हाट आई फील, कि इंसान कोई भी काम करे, अगर वो काम करता है तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। भीख मांगने वाले को कोई रिस्पेक्ट नहीं है। पर कोई, जैसे कहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो हम्म। ये रियलाइजेशन भी आई थिंक, आई होप, मतलब लोगों को हुआ होगा इस टाइम पे कि हाउ टू रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स, जो एक टाइम पे नहीं थी। मैं बड़ी गाड़ी में हूँ, तुम छोटी गाड़ी में हो, गाड़ी वाले सारे घर में बैठे थे, साइकिल वाले बेचारे थे वो मूविंग एटलीस्ट। हम्म। तब तो गाड़ियां पार्किंग में थी, घरों में अच्छी अच्छी टाई बेल्ट अलमारियों में थे, दो चार कपड़ों से हेड कैप चश्मा गॉगल घड़ियां सब 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 तो ये तो है। खैर वही है कि ये समय जब हिटलर का समय आया था, जब महाविनाश हुआ था, परमाणु युद्ध जब हुआ था, ये सब जो हर सदी में एक ना एक बड़ी घटना है, जो हम जैसे ये देख रहे हैं कि लगभग पूरा साल व्यतीत हुआ जा रहा है ये सब देखते हुए। जैसे होता है पेशी, न्यायालय में पेशी बढ़ती है कि कोई प्रकरण चलता है तो सालों साल निकल जाते हैं पेशी बढ़, तो ये पेशी जैसी बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि अब कुछ दिन और सांप सीढ़ी का जो सिद्धांत है, जो हम आपने भी बचपन में खेली होगी, हमने भी खेली है, कि कैसे 99 से 9 पे आते हैं। बहुत बुरा लगता है मुझे वो खेल। मैं तो इसलिए नहीं खेलती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा वो सांप 99 पे काट देता, मैं हमेशा 2 पे आ जाती, तो मैं वो खेल ही नहीं खेलती। लेकिन कई बार उसके उससे कूद के भी लोग निकल जाते हैं, ऐसा नहीं। दोनों बात है। अभी मेरे बहुत अच्छे मित्र मुकेश तिवारी सिनेमा के बड़े एक्टर हैं, चाइना गेट में उन्होंने मेन विलेन का रोल किया था, वो इस समय ज्वाइन हुए। ओ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनको दक्षिण में एक बहुत बड़ी फिल्म का ऑफर मिला था। वो कह रहे थे कि जीवन में इतना बड़ा ऑफर मुझे पहले कभी नहीं मिला था, और वो सिर्फ इस कोरोना ने ही उसको खत्म कर दिया। ओहो। क्योंकि जिस तरह से वहां हम्म, साउथ में जाने की शर्तें थी क्वारंटाइन होने के लिए, ये सब, तो वो सब संभव नहीं हुआ, तो एक अवसर चला गया। लेकिन उसके बाद भी यही है कि अंततः इंसान जब स्वयं अपने लिए सारी परिस्थितियों को देखता है, फैसले करता है, तो फिर वो फाइट करने की भी कोशिश करता है, लड़ना भी चाहता है, एकदम से हार नहीं मानता। और अगर आप एकदम से हार नहीं मानोगे तो जीतने के चांस जितने भी रहते हैं वो कई बार आपके फेवर में हो जाते हैं।
जी। बड़ा यहाँ से हम मैं देख रहा हूँ कि आपके सिरहाने में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। जी, तो किस ये तरह का मुझे साहित्य पूछिएगा आप। बस, मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी इसमें से। अरे ये स्टडी रूम है और इसलिए यहाँ पे सारी बुक्स रखी जाती हैं। पर मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत पढ़ने का शौक नहीं है। अच्छा अ, अच्छा। मैं सिर्फ वही बुक्स पढ़ती हूँ जो मुझे लगता है कि मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है या थोड़ी माइथोलॉजी से हम्म रिलेटेड है। आई कांट रीड एवरीथिंग। तो बट हाँ, घर में बुक्स होती हैं तो उनको एक तरीके से लगाया जाता है, तो ये तरीके से लगाए हुए हैं। और जितने लोग ज्वाइन इन हुए हैं, सबको मेरा फिर से बहुत बहुत नमस्ते। जिनको मैंने मिस किया, अभी मैंने संयुक्ता जी का मैसेज देखा था, उनको भी नमस्ते। और ऋषि हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन सबको बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऋषि शंकर जी। उपाध्याय अब बीच में आए हैं, पखावज वाले। हाँ, बहुत हम्म अच्छा पखावज बजाते हैं वो। ही इज अ मल्टी हम्म। टैलेंटेड हाँ आर्टिस्ट। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है वो। हम आपके आपकी सृजनात्मकता को लेकर बात करते हैं, घराने को लेकर बात करते हैं। ये जो जयपुर घराने की कथक परंपरा को, जिसकी आप संवाहक हैं, बड़ी एनर्जी के साथ आप इसको अपने जीवन में लिए हुए हैं और लगातार इसका विस्तार भी आपकी शिष्य परंपरा और आपके शागिर्दों के माध्यम से हो रहा है। इसको लेकर आप का क्या सोचना है? वर्तमान में इस घराने की का जो वैभव है वो लखनऊ घराने और दूसरे घरानों से किस तरह भिन्न है? अम, वैसे तो मैं कहूंगी कि अल्टीमेटली कथक का फ्यूचर ही बहुत ब्राइट है। और जहां तक रही घरानों की बात, मैं बहुत ज्यादा घराने बाद में पढ़ती नहीं हूँ सुनिधि, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरे हम्म खुद की गुरु ने तीनों घराने से डांस सीखा, जयपुर, लखनऊ, बनारस। हम्म और जबकि हमको तालीम उन्होंने पूरी पूरी जयपुर घराने में दी, बट वो रिस्पेक्ट फॉर एवरी घराना इज देयर। और हम्म पर ये है कि हाँ, जयपुर घराने में बहुत अच्छे गुरुज हैं इस वक्त भी, और बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि पूरे मेहनत से और पूरी ईमानदारी से अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को मैं वो तालीम दूँ जिस तरह की तालीम मुझे मिली। और हम्म बिल्कुल जयपुर घराने की ट्रेडिशनल बंदिश है, क्योंकि एक्चुअली घराने जो बनते हैं ना, वो उनकी कॉम्पोजिशन से ही फर्क होते हैं। बाकी तत्त पाते थे, मूवमेंट सब में सेम है। मतलब एबीसीडी लिखने का तरीका तो सेम है, सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं वो एक बात होती है। तो हम्म हमारे जो सेंटेंसेस हैं वही हमारे, मतलब टुकड़े तिहाई बंदिशें जिसे हम कहते हैं, तो वही हम्म हमारा ट्रेजर है, जिसको गुरुज भी बहुत संजो के रखते हैं। और जब समय आता है तो अपने सबसे अच्छे शिष्य को वो एक स्पेशल कॉम्पोजिशन सिखाई जाती है जो बाकी अन्य स्टूडेंट्स को नहीं आती। तो हम्म ओवर द इयर्स हमने भी बहुत मेहनत करी अपने गुरु से वो सब सीखने के लिए। तो बस यही कहना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है कि हम्म एक साथ सब कुछ नहीं मिलता। और जैसे कई बार होता भी है कि बच्चे, एक एग्जांपल देती हूँ कि 8th क्लास के बच्चे को आप बीए का कोर्स नहीं सिखा सकते। उसी तरह हम्म से गुरु नोज कि ये स्टूडेंट का क्या लेवल है और उसको क्या चीज सिखानी चाहिए, हम्म जो उसके लेवल के हिसाब से ठीक है, जो वो जस्टिस कर पाएंगे। तो यही हम्म एक बात बस मुझे लगती है जिसको मैं बहुत ध्यान में रखते हुए अपने स्टूडेंट्स को वो चीजें सिखाती हूँ। और मैं भी चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, तो मेरा नाम मेरे स्टूडेंट से ही तो होगा। ऑफकोर्स मैं तो करूँ, अपनी परफॉर्मेंसेस से अपना नाम कर रही हूँ, पर एक गुरु का नाम उसके शिष्य से भी होता है। तो मैंने हमेशा से ही कोशिश की है कि मेरे शिष्यों को मैं खूब अच्छे से तालीम दूं। और जब वो मुझे लगे कि वो बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं इसमें, तो फिर उनको लॉन्च किया जाए स्टेज पर, उनको बिल्कुल मतलब सीना चौड़ा करके ना, मतलब यू फील प्राउड अल्टीमेटली कि हम्म इस शिष्य पे कोई सवाल नहीं उठाएगा कि इसने ऐसा क्यों किया। जब गुरु को लगता है कि वो तैयार है, तब उसकी परफॉर्मेंस होनी भी चाहिए, क्योंकि इतने सालों इतनी मेहनत अगर किसी शिष्य के साथ की है, तो इसी हम्म इसी दिन के यही लक्ष्य था उसको सिखाने के लिए। क्योंकि अगर मेरे गुरु ने भी मुझे ऐसा नहीं सिखाया होता तो मैं भी स्टेज पर नहीं आती, फिर मैं भी घर में ही बैठ के रियाज कर रही होती, रो रही होती। तो अल्टीमेटली गुरु डांस इसलिए सिखाते हैं कि शिष्य आगे बढ़े, उनको मंच हम्म मिले, बहुत रिस्पेक्टेड मंच मिले, दूसरों के हम्म ग्रुप में जा जाके डांस ना करें। क्योंकि अल्टीमेटली क्लासिकल डांस फॉर्म एक एकल नृत्य प्रधान नृत्य शैली है, तो उसका हम्म ध्यान भी बहुत ज्यादा रखना चाहिए
सबको। हम्म, तो यही मेरा ऐसा मानना है, और बाकी सभी घरानों को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और मुझे सभी घरानों की बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें हैं। लखनऊ घराने की मुझे लास्य अंग उनका बहुत पसंद है। उनके पास इतनी हम्म, सारी विंध्याधीन महाराज की कॉम्पोजिशन हैं जो हम्म, सुनने में इतनी ब्यूटीफुल लगती हैं। राजा चक्रधर जी का रायगढ़ घराना कितना खूबसूरत है। उनके पास ऐसी बादल बिजली परन पक्षी परन जो हमारे पास नहीं है। फिर बनारस हम्म, घराने के ऐसे बोल, ऐसे अंग, ऐसी चमत्कार उसमें होता है। तो मुझे लगता है ये सब मिल जाए अगर, एक कथक अगर बन जाए तो कितना खूबसूरत होगा। मेरा ऐसा हम्म, मानना है। मुझे तब अभी भी लगता है कि अगर घरानों के डिफरेंस को बंद करके उसको एक घर में, अभी क्या घर में कमरे दिख रहे हैं, वो कमरों को बढ़ा के एक बड़ा सा हॉल बनाया जाए तो कितना सुंदर लगेगा। उसमें हम्म। स्पेस भी ज्यादा इधर लगेगा। इधर लेकिन रायगढ़ घराना जो है वो बहुत प्रभावित हुआ है पिछले 30-40 सालों में जी दूसरे घरानों की अपेक्षा। और लखनऊ और जयपुर घराने में, अब लखनऊ घराने के तो इस समय जो मूर्धन है वो मौजूद हैं और उन्होंने उन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर रखा है और उसका विस्तार भी अनंत है। जी जी जयपुर जी। घराने में जो मूर्धन्य गुरु थे वो अब नहीं है, लेकिन उनकी शिष्य परंपरा में जो बहुत आपसे जो वरिष्ठ नृत्यांगनाएं देश में है अलग अलग, चाहे वो बॉम्बे में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे दिल्ली में हो, जी क्या क्या उन सभी नृत्यांगना जो गुरु हैं उनमें उसी तरीके की घरानों की बारीकियां एक जैसी हैं, सबने कुछ कुछ परिवर्तन किए हैं? नहीं, एक्चुअली अगर आप देखें तो जो स्पेशली मैं जयपुर घराने की बात करूंगी कि जयपुर घराने में बहुत सारे अलग अलग गुरुज हुए हाँ। एक ही टाइम पर। अगर हम लखनऊ घराने के देखें तो वो एक के बाद एक के बाद एक ऐसे सीढ़ी से नीचे, मतलब या ऊपर चढ़ता गया, अगर आप ऐसे कहें कि एक गुरु जी ने जी। अपने शिष्य को दिया फिर उन्होंने। पर जयपुर घराने में एक ही गुरु के 4 शिष्य बने, उन 4 के 8 बने, तो वो हाँ ऐसे फैला है। तो हर शिष्य ने अपने अंदाज से अपने दूसरे अपने अपने शिष्य को सिखाया। तो हाँ ये एक ऐसी बात है कि जयपुर घराने एक होते हुए भी इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। हाँ हाँ। ये सबसे बड़ी खूबसूरती वाली चीज है कि हम जयपुर घराने की चीजें, हम सब जितने भी जयपुर घराने के आर्टिस्ट हैं जो भी डांस करते हैं, पर सबके गुरुज ने अपने अपने फ्लेवर भी दिए। जैसे मुझे मेरे गुरु ने अपना फ्लेवर दिया है। तो हम्म, अब ऐसा तो नहीं है कि हर जो भी है वो लकीर का फकीर है कि जी मेरे गुरु ने ये सिखाया तो मैं यही सिखाऊंगी या सिखाऊंगा। सब अपने आप हम्म, में जो क्रिएट करते हैं, तो वो क्रिएशन से वो बड़ा 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 काफी बड़ा होता जाता है। हम्म, तो इसकी वजह से जयपुर घराने में आपको बहुत मतलब काफी वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। काफी सारे वेरिएशंस हैं। ये जो और आपने जो हमारे जी जी फ्लेवर वाली बात की, महक खुशबू, तो वो एक अलग चीज है, लेकिन क्रिएटिविटी इससे अलग है। हाँ जी। तो अपनी क्रिएटिविटी देना, अपना फ्लेवर देना, या एक अपना एक अंदाज देना, ये सब हम्म दोनों तीनों बातें बहुत अलग अलग हैं। उसको लेकर हम्म। क्या आपका सोचना रहा है कि जो मूल तत्व घराने के थे वो आज किस रूप में उपस्थित हैं या उपलब्ध हैं आप सबके माध्यम से? नहीं, मुझे लगता है कि सभी ने अपने अपने शिष्यों को उस हिसाब से नृत्य की शिक्षा दी है। और बल्कि पहले के जो गुरुज थे वो तो बहुत ज्यादा रिजिड और बहुत प्रिंसिपल्स वाले गुरुज हैं, हम्म, कि ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए और उसका तरीका ऐसे ही होना चाहिए। और हम्म, उन्होंने अपने तरीके से अपने अपने शिष्यों को शिक्षा दी है। बाकी उसमें वो पर्सनल चीज जरूर आ जाती है कि अब गुरु कितना चाहते हैं कि उनके शिष्य कितना आगे बढ़े और कितना प्रोग्राम करें। उसमें वो दैट इज अ वेरी पर्सनल थिंग, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आप नहीं देखेंगे। मैं इस पे ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहती, हाँ, क्योंकि ये एक बड़ी ये एक ऐसी भावना है कि देखिए, जो बड़े गुरुज ने अपने शिष्य जिनको भी बनाया उन्होंने खूब नाम भी किया। उसके बाद बहुत सारे गुरुज ऐसे भी हैं जिनके शिष्य नहीं निकल के आए बाहर। हाँ। वो एक मतलब एज अ परफॉर्मर ही जाने जाते हैं, पर उनके शिष्यों का नाम सुनने को नहीं आता। तो वो बड़ी पर्सनल सी चीज है, उस पर हम कुछ कह हम्म, नहीं सकते कि उन्होंने क्यों नहीं बनाया या उन्होंने क्यों नहीं सिखाया। या जरूरी नहीं है कि एक अच्छा डांसर एक अच्छा गुरु भी हो, ये हम्म, कहीं नहीं लिखा।
कि अगर किसी ने अच्छा डांस अपने गुरु से सीखा तो वो एक अच्छा अच्छा गुरु भी बने और अच्छा डांस सिखाए भी, तो उसके भी बहुत सारे फर्क हो जाते हैं। प्रतिभा जी का सवाल है कथक फ्यूजन के बारे में आपका क्या मत क्या? है? ये सही है? बहुत कॉमन सवाल है पर फिर भी आपका उत्तर मैं जानना चाहूंगा। क्या ये बहुत सरल सा साधारण जी सवाल हाँ, है? एक्चुअली मैं हमेशा से कहती हूँ कि जिसको रूल्स पता होते हैं ना वही रूल्स ब्रेक कर सकता है। तो अगर जिसको कथक का पूरा पूरा ज्ञान है ना, तो वो अगर फ्यूजन करे तो फ्यूजन जो है वो जस्टिफाइड होगा। और फ्यूजन करने में कोई बुराई नहीं है। आप हमेशा फ्यूजन को वेस्टर्न से क्यों कनेक्ट करते हैं? मैं अगर भरतनाट्यम के साथ भी डांस करूंगी तो वो भी फ्यूजन है। मैं अगर सिर्फ किसी एक इंस्ट्रूमेंट को लेके डांस कर रही हूँ, वो भी फ्यूजन है। तो फ्यूजन जी। वर्ड को, क्योंकि इट इज इंग्लिश वर्ड, सो डोंट, आप उसको ये मत सोचिए कि फ्यूजन का मतलब हमेशा वेस्टर्न से ही होता है। और अगर वेस्टर्न के साथ भी है तो वेस्टर्न क्लासिकल इज सो ह्यूज, बहुत रिस्पेक्टफुल है। मुझे संगीत से कोई परेशानी नहीं। अच्छे संगीत, अच्छे नृत्य से उसको सही तरीके से करना चाहिए। और मुझे लगता है कि करना भी चाहिए, जिससे आप अपने दायरे बढ़ाते हैं। अगर कथक और फ्लेमिंको का फ्यूजन नहीं होता तो हम कैसे जान पाते कि फ्लेमिंको और कथक में कितनी सिमिलैरिटीज हैं? अगर कथक और टैप डांसिंग का फ्यूजन नहीं होता तो हमको कैसे पता चलता कि कथक और टैप डांसिंग के फुटवर्क के पैटर्न्स कितने सिमिलर हैं? तो फ्यूजन तो होना बहुत जरूरी है। इसी से इवॉल्व होती हैं चीजें। हम भी बहुत कुछ सीखते हैं उनसे, वो भी हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो उसमें कोई वो नहीं है, गलत बात नहीं। पर हाँ, जिसको कथक सही तरीके से आता है वो फ्यूजन करे तो समझ में भी आता है कि इनको पता है कि हमारा दायरा क्या है, हमारे बाउंड्रीज क्या है, कि इसको हमें पार नहीं करना है। अभी क्या है कि बच्चे 2 साल 3 साल सीखते हैं, उसके बाद वो फ्यूजन में कुछ भी करते हैं, तो फिर गलत है। वो आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने डांस फॉर्म के लिए। नई जनरेशन में इस तरह से बहुत हुआ है। और मैं आपको मैंने चूंकि बताया कि मैं कहीं काम भी करता हूँ जिस संस्था में है, तो एक ऐसा अवसर था जब एक बहुत वरिष्ठ नृत्यांगना दिल्ली से थी, बहुत मतलब गुरु स्तर की, और एक यंग कलाकार जो अ, दूसरी विधा की डांसर थी, लेकिन उन्होंने अपना टेलीविजन की जो टैलेंट टैलेंट शो है उसमें उनका कोई प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर लिया होगा। उनका खूब नाम वाम हो गया और खूब उस तरह से वो फीस भी खूब बढ़ गई। बहरहाल ये थी कि वो परिस्थितियों की मांग थी, तो उनको दोनों को ही अलग अलग वक्त तरह से बुलाना पड़ा। तो जो गुरु थी दिल्ली वाली, उन्होंने कहा, बोले भाई ऐसे ऐसे लोगों को बुलाओ, तब फिर मुझे कृपया मत बुलाया करो। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि इस तरह के जो ये नई पीढ़ी को बूस्ट करने वाले शो हैं, इन्होंने हमारी जो शास्त्रीय कलाएं हैं उनका बड़ा नुकसान किया है। इस बारे में आप क्या सोचते हो? हाँ, आप सही कह रहे हैं। पानी पी लीजिए। बिल्कुल है। और इसमें मैं बोलूंगी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। जो हाँ। छोटे 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 जो डांस शोज और जो रियलिटी शोज के नाम पे जो उन्होंने डांस शोज बनाए, उससे काफी नुकसान हुआ। क्योंकि मैंने देखा जब शुरू शुरू में बेचारे कोई बहुत अच्छा क्लासिकल डांस करने वाले बच्चे पार्टिसिपेट करते थे तो पहले दूसरे राउंड में ही बाहर हो जाते थे। तो मुझे तो पहली बात यही समझ नहीं आती कि जो खुद बॉलीवुड में अ, मतलब दूसरे तरीके के डांस फॉर्म्स के कोरियोग्राफर हैं, वो क्लासिकल को कैसे जज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? उनको क्लासिकल की कितनी नॉलेज है? सिर्फ ये कहना कि मैंने फलाना गुरु से 4 साल डांस सीखा था, दैट डजंट मीन कि आप एक आर्ट को जज कर सकते हैं। और आपने एक ही डांस फॉर्म सीखा, यहाँ पे तो 8 शास्त्रीय कलाएं हैं। आपको कैसे पता कि भरतनाट्यम के क्या न्यूएंसेस हैं, ओडिसी के क्या वो हैं न्यूएंसेस? और ऑफ कोर्स मैं उन स्टूडेंट्स के लिए या उन आर्टिस्ट के लिए भी बहुत सॉरी फील करती हूँ कि उनको जाना भी नहीं चाहिए था। अगर हम सब लोग एक कम्युनिटी बन के इसको बॉयकॉट करते तो शायद हमारा ये हाल नहीं होता। क्योंकि आप देखिए बहुत सारी फिल्मों में आपको कथक या भरतनाट्यम के गुरु बहुत ही हास्यपद एक सिचुएशन में दिखाए जाएंगे, जिसको देख के लोग हाँ। हंसे, उनका मजाक उड़ाएं। तो मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। और अभी कुछ साल पहले एक एडवर्टीजमेंट चला था
मैं भूल रही हूँ कि किस प्रोडक्ट का था, पर उसमें दिखा रहे थे कि एक बड़े वृद्ध से सज्जन गा रहे हैं और हम्म। वो अपना सर हिला रहे हैं और ऑडियंस चलती जा रही, उठ के चली जा रही है। तो मैंने उनको लिखा, क्योंकि हमेशा टेलीविजन में आता है अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज से कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें लिखिए। आई रोट हम्म। बैक टू देम कि आप क्लासिकल आर्ट या आर्टिस्ट का ऐसे एडवर्टीजमेंट के थ्रू मजाक नहीं उड़ा सकते। आप किसी और को रखिए ना, बॉलीवुड सिंगर को रखिए, फिर हम देखते हैं। क्योंकि सही प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कोई बोलता नहीं, सीनियर्स भी सही नहीं बात। बोलते। बेचारा जूनियर कोई बोलता है तो उसको बोलते हैं छोटा मुंह बड़ी बात, तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। तो बड़ी गलत बात है, बट मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा फील भी हुआ, इसलिए मैंने उनको लिखा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके कुछ हफ्तों में, आई थिंक 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर वो एडवर्टीजमेंट बैन हो गया। हम्म। तो आई फेल्ट रियली गुड, क्योंकि इस तरीके से पोर्ट्रे करना, और ये ही सब चीजें हैं जिसकी वजह से हमको वो इज्जत नहीं मिल पाती है कभी कभी। जो एक बॉलीवुड, क्योंकि अभी भी विदेशों में बॉलीवुड डांस इज इक्वल टू इंडिया, दिस इज व्हाट पीपल नो अब्रॉड, आई एम हम्म। नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियंस। जो हम्म। अब्रॉड में, जो विदेशी, जो लोग वहाँ के मूल जो जो रहने वाले वहाँ के सिटीजन्स हैं, कभी हमको देखेंगे या मुझसे पूछना व्हाट इज योर प्रोफेशन, तो मैं बोलती हूँ आई एम अ डांसर, आई एम अ क्लासिकल हम्म। डांसर। ओह, बॉलीवुड डांसर? नो, हम्म। आई एम अ क्लासिकल डांसर। तो बॉलीवुड का इतना नाम है, क्लासिकल का क्यों नहीं है अभी तक? कितने सालों से चल रहा है, कितने साल हो गए। तो हम्म। अब मतलब टेलीविजन पे भी दिखा के वो फिल्मी गानों पे डांस होगा तो बॉलीवुड ही तो कहलाएगा, वो क्लासिकल कैसे कहलाएगा? तो बात तो सही है कि उसने काफी नुकसान किया है हम लोगों का। फिर हर चीज के साथ पैसा वो है इन्वॉल्व, क्योंकि उस इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा है। और हमारी इंडस्ट्री में हमेशा जब शो आता है तो पहले ही सबसे पहली लाइन होती है, मैडम इस प्रोग्राम में ना थोड़े पैसे कम मिलेंगे, पैसे नहीं है। हम्म। बड़ी कॉमन सी बात है। हाँ, बहुत तरह की तो दुश्वारियां। जी, तो यही एक रीजन है जो मुझे कभी कभी लगता है कि मतलब आप देखिए कि इतने सारे आर्टिस्टों में भी सिर्फ 4 ही बड़े नाम क्यों लिए जाते हैं? मतलब वो चाहे हम्म। डांसर्स के हों चाहे म्यूजिशियंस के हों, क्यों? हमारे देश में कमी नहीं है, और बहुत अच्छा करने वाले आर्टिस्ट हैं, नहीं हम्म। पहुंच पा रहे वहां तक। हमारे पास एक ही अ, अभी तक भारत रत्न पंडित रविशंकर जी थे, उसके बाद किस म्यूजिशियन को भारत रत्न मिला? क्या उस कैलिबर के आर्टिस्ट नहीं है हमारे हमारे कंट्री में? और मतलब ऐसा भी नहीं है कि जब इंसान कहते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा जीवन इस कला को दिया है, तो उसके लिए भारत सरकार भी जो पद्मा अवार्ड देती है, वो जब एक आर्टिस्ट 60 की उम्र पार करता है तब वो एलिजिबल होता है पद्मश्री के लिए। जहां पर जो हम्म। लोग क्रिकेट खेलते हैं वो 24-25 साल की उम्र में पद्मश्री, या जो बॉलीवुड की हीरोइन या हीरो होते हैं वो 25-26 साल की उम्र में पद्मश्री ले लेते हैं। तो ऐसा हमारे साथ ऐसी ना इंसाफी, क्योंकि उनकी तो हम्म। लाइफ वैसे भी शॉर्ट लिव्ड है, वो तो 35 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। तो अगर हम 80 साल की उम्र तक भी डांस करते हैं तो 80 साल की उम्र में तो हम भारत रत्न एक्सपेक्ट करेंगे कि पद्मश्री एक्सपेक्ट करेंगे? सही बात है। ये तो बात तो है। बस, जी हाँ, ये बहुत सारी चीजें सवाल मन में अक्सर उठते भी हैं, लेकिन खैर डांस मैंने, या मतलब डांस जो भी इस कला से जुड़ा है, वो आई डोंट थिंक कि अवार्ड लेने के लिए इस कला से जुड़ता है। उसके मन में उस कला के लिए इतना प्यार और इतना डेडिकेशन है कि ये सब चीजें बहुत ही मतलब सेकेंडरी हैं। हम्म। आपके आपकी जो शिष्या है जो आपसे सीख रही हैं, उनको उनकी किस तरह की सोच है? वो लगातार डांस करते रहना चाहती है, या उनमें से भी कई ऐसे हैं जिनकी अपनी एक लिमिटेशन है कि कुछ समय सीखेंगी या कुछ कैरियर और हो जाएगा? कई बार ये भी होता है कि हमारी बिटिया ने डांस भी सीखा, ऐसा शादी के वक्त बताना पड़ता है। तो आप सही कह रहे हैं, ये पर हर मेरे माता पास पिता। जी, ठीक है। तो आपकी शिष्याओं में कितनी शिष्याएं ऐसी जो गंभीर हैं, जो आगे चल के इस परंपरा और आपने जो सिखाया है उसको फॉलो करेंगी?
एक्चुअली मैं सुनील जी, मैं सिखाती ही डांस उनको हूँ जो बहुत सीरियसली इस आर्ट इसको एज अ प्रोफेशनल लेना चाहते हैं। तो मैं हम्म जो टाइम पास कर रहे हैं उनको तो मैं सिखाती ही नहीं, पहली चीज कि ये हम्म। हॉबी के लिए नहीं सिखा सकते, मतलब ये हॉबी नहीं है। आपको हाँ हाँ। हॉबी बनानी है तो आप बॉलीवुड डांस सीख लीजिए, जैज सीख लीजिए, कुछ और डांस सीख सकते हैं, पर हम्म क्लासिकल नहीं सीख सकते हॉबी के लिए। तो मेरे जितने शिष्या हैं वो सब प्रोफेशनल आर्ट, कुछ डांसर्स हैं भी, कुछ बनना भी चाहती हैं। मैं पूरी तैयारी करा रही हूँ उनको कि वो फील्ड में एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन के आए। तो हम्म पूरी पूरी डेडिकेशन के साथ है। और मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि मेरी एक ऐसी सीनियर, मतलब उम्र में तो मुझसे वो काफी बड़ी हैं, खुद सासू माँ है, मतलब उनके बेटे की भी शादी हो गई है उनकी, और वो भी मेरे से डांस सीखती है और इतनी डेडिकेशन से वो डांस सीखती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप देखिए कि मतलब कोई भी चीज सीखने की उम्र नहीं है, पर उसकी हम्म उसके लिए आपकी सीरियसनेस कितनी है। तो उन्होंने अपने सारे बंधन निभा लिए, जो भी था, शादी भी हो गई, सास की भी, उनकी भी सेवा कर ली, अपने बेटे की शादी कर ली, अब बहू भी है, अब वो कहती अब मैं डांस करूँ। तो जो पहले नहीं कर पाई वो अब कर रही है, सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट। तो उनकी हम्म ये डेडिकेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि हम्म। वो हॉबी के लिए सीखती है, शी वांट्स टू बी ऑन स्टेज। हाँ, उनके मन में कहीं ना कहीं वो एक इच्छा दबी रही होगी जिसके लिए उनको ये भरपूर समय मिल गया, और आप जैसी गुरु मिल गई तो फिर वो उन्होंने अपने इस जी शौक को पूरा किया। रितु जी, आप पूछ रही हैं मेरी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन वर्चुअल होती हैं। इफ यू वांट टू लर्न प्लीज राइट टू मी एट vidalal333@gmail.com। जी। आप ने बचपन में कब तय किया था कि आपको नृत्यांगना बनना है? तो एक्चुअली मैं बचपन से ही डांस करती थी घर में, और मेरे मम्मी पापा बड़े प्राउड फील करते थे कि हमारी बेटी बड़ा अच्छा डांस करती है। ऑफ कोर्स उस समय हम फिल्मी गानों पर डांस करते थे। हाँ, रचना आप भी हैं, आप भी हैं। रचना भी मेरी ऐसी शिष्या हैं जिनके दो बहुत ही प्यारे से बेटे हैं, और पढ़ रहे हैं अभी। पर ये भी पूरी घर का पूरा काम खत्म करके फिर आती हैं क्लास करने के लिए। हम्म। अम, जी। तो मैं बचपन से ही डांस करती थी, पर ये नहीं पता था कि सबका क्या है और डांसर बनना है। हाँ। तो सुनील जी, ये नैना सोलंकी जी अभी लिख रही हैं, मैं इन्हीं के हाँ बारे हाँ। में बात कर रही थी अभी आपसे, जो मैंने अभी पूरा अच्छा अच्छा। जिक्र किया है वो इन्हीं का ही हाँ, है। ये लगातार बनी हुई है शुरू से ही शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज सभी को मैंने बोला था जरूर आइएगा आपके शो पे। जी जी जी। तो जब पापा ने देखा कि मैं काफी अच्छा डांस कर रही हूँ, और कथक केंद्र में उन्होंने मुझे एडमिशन किया, मेरा दिल्ली कथक केंद्र में, और वहां पर मैं हम्म अच्छा कर भी रही थी। पहले साल से स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो गई थी। उस जमाने में मुझे 100 रुपए हर महीने स्कॉलरशिप मिला करती थी दिल्ली कथक हम्म केंद्र में। तो मैंने वहां से 13 साल का कोर्स किया, और उसी कोर्स के दौरान मुझे काफी सारे प्रोग्राम्स भी मिलते थे। और मेरे गुरु काफी मुझे अपने शोज में ग्रुप कोरियोग्राफीज में ले जाती थी, और काफी इंकरेज कर रहा उन्होंने मुझे, जिसकी वजह से मेरे ऑलरेडी काफी न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यूज छपने लगे, और लोग काफी पसंद करने लगे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद मुझे यही करना है अब, मैं कुछ और कर नहीं हम्म सकती। जबकि मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा से एक्टिंग भी में मुझे डाला। मैं दूरदर्शन की अप्रूव्ड आर्टिस्ट थी, चाइल्ड हम्म आर्टिस्ट। मैंने दूरदर्शन के बहुत टेलीफिल्म्स और टेलीविजन शोज की, एक शो आता था तरंग, पता नहीं जो लोग उस जमाने के हैं। तरंग एक सीरियल आता था दिल्ली दूरदर्शन में, महीने में एक बार, जिसमें सबके लेटर्स पढ़े जाते थे। तो वो अच्छा लेटर्स अच्छा। मैं पढ़ती थी। आई यूज्ड टू बी द होस्ट ऑफ दैट शो फॉर 5 consecutive years। मैंने उस शो हम्म। को होस्ट किया, वो एनसीईआरटी की तरफ से वो शो होता था। प्लस मैं हम्म। कार्टून फिल्म के वॉइस ओवर किया करती थी, और अरे वाह। वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी, डांस भी कर रही थी। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे हम्म। लाइफ में, किसी भी डायरेक्शन में निकलने के लिए। बस एक पढ़ाई से मैं हाँ थोड़ा बचती थी, बाकी हाँ। सब ये सब क्रिएटिविटी में बहुत मन लगता था, वो तो ड्राइंग, मेरी तरह। पेंटिंग। मुझे मैं तो अपनी 10th 12th में शायद हिंदी छोड़ सब विषयों में फेल हो गया था। फिर एक टीचर ने मुझे स्पेशली अरे आके मारा था। बोले तुम हिंदी छोड़ सब में फेल हो गए। आई कैन तो बिलीव। सच में पढ़ाई वढ़ाई से हमको कोई नाता रहा नहीं। हम ये लिखने पढ़ने में लग गए, और
मेन जो पढ़ाई थी वो हमारी माँ मतलब वो है नहीं स्मृति शेष है, लेकिन वो लगभग हमसे रिक्वेस्ट करती थी कि बेटा किसी तरह ग्रेजुएट हो जाओगे तो बाबू बन जाओगे। तो हायर सेकेंडरी के उसके 6 साल बाद ग्रेजुएशन किया, वो भी धक्के धक्के खाते हुए। खैर वो ये सब नहीं, मेरी कहानी थोड़ी सी अलग है। मैंने 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम्स में टॉप किया अपने स्कूल में। फिर तो आप बहुत और बढ़िया थे। दिल्ली के सबसे बेस्ट कॉलेज जो लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और और जो सब लोग अब मतलब आजकल सब रोते हैं कि पहली लिस्ट निकल गई, नाम नहीं आया, और मेरा तो पहली लिस्ट में नाम था। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया और मास्टर्स में भी मुझे 3 गोल्ड मेडल मिले। तो बड़ी कृपा है ऊपर वाले की तो मतलब कि इतना अच्छा पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए पढ़ने में कमी है। सब मेरी 2 बहनें और हैं, वो बहुत ही शार्प हुआ करती थी पढ़ाई में। तो उनके मुकाबले मुझे हमेशा से लगता था कि शायद मैं अच्छा डांस में ज्यादा हूँ। और हर समय मतलब हम्म, घर में तैयार होके मम्मी की साड़ी पहन के मेकअप लगा के बस डांस ही करना, मुझे बस यही पसंद था। जब हम्म, मेरी दोनों बहनें रात रात को पढ़ाई करती थी तो मैं टीवी देखती थी, तो डांट पड़ती थी काफी। बट ये है कि आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ जहाँ पे भी मुझे लगा कि मुझे प्रूव करना चाहिए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे वो मास्टर की डिग्री हो, चाहे कुछ भी। हाँ, मैंने अपने आप को प्रूव किया एंड आई मेड माई पेरेंट्स प्राउड। तो बस ऐसे ही फिर मेरा डांस शुरू हुआ। मैं चाहती थी, एक टाइम ऐसा था कि मैं ड्रेस डिजाइनर बनना चाहती थी, और मैं निफ्ट का फॉर्म भी ले आई थी। दिल्ली में है ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट। हम्म, हम्म, तो बड़े सारे सवाल भी आते जा रहे हैं। सुनील जी, आप देख लीजिएगा जो आपको ठीक लगे उचित सवाल आप पूछ हम्म। लीजिएगा। असल में वो तो मैं वहाँ सब का फॉर्म भी ले आई। जी। जो प्रश्न है वो बड़े सरल थे, इसलिए मैं उनको नहीं देख रहा। और मुझे लग रहा है कि मैं लगभग 5-7 मिनट हमारे पास है, तो हम अच्छा अच्छा जी आपकी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी क्रिएटिविटी पर ही एकाग्र करें तो ज्यादा अच्छा। जी जी जी। बस इसी तरह डांस मेरी लाइफ में आया, और मैं ड्रेस डिजाइनर बनना चाहती थी, पर फिर पापा ने कहा कि बेटा आप डांस इतना अच्छा कर रहे हो तो आप हम्म, क्यों इसको वेस्ट कर रहे हो। आप ड्रेस डिजाइनर तो आप वैसे भी बन जाओगे, आप अपने डांस में ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वाकई ऐसे ही हुआ। देन आई स्टार्टेड डिजाइनिंग माय ओन कॉस्ट्यूम्स। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे कॉस्ट्यूम काफी ट्रेडमार्क बने। काफी सारे सो कॉल्ड टेलर्स जिन लोगों ने अपने मतलब टेलरिंग शॉप खोल रखी है, वो मेरे डिजाइन्स को देख देख के दूसरों के लिए बनाते थे। और काफी सारे डांसर्स ने भी कॉपी करना शुरू किया। तो फिर मुझे लगा कि शायद मेरे डिजाइन अच्छे हैं जिसकी वजह से कॉपी हो, मतलब लोग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दे डोंट हम्म, गिव क्रेडिट, बट आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और हम्म, इसी तरह से मैंने अपने उस ड्रीम को भी पूरा किया अपने डांस के थ्रू, जो मुझे ड्रेस हम्म, डिजाइनिंग का एक शौक था। हम्म। ये बहुत अच्छी एक जर्नी पूरी। और इस समय अब आपका नाम भी बहुत अच्छा माता पिता ने रखा, विधा। और और बड़ा कथक लड़ती हूँ विधा। उनसे, क्योंकि लोग विधा कह ही नहीं पाते हैं। सब मैक्सिमम लोग मुझे विभा या विद्या कहते हैं। तो हाँ उसकी भी बड़ी लंबी कहानी है, वो फिर कभी सुनाऊंगी आपको। नहीं, पर आप कथक विधा से जोड़कर दोनों बातों को जस्टिफाई कर सकते हैं, उसमें फ्लो है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जी। एक बे हम अभी हमारे पास 5 5 मिनट अभी है। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अ, हर एक गुरु का अपना एक टेम्पर होता है, नेचर, स्वभाव। आप गुस्सा होने वाली हैं या खुश रहने वाली? ये तो मेरे शिष्य बताएंगे। ऐसे मैं बहुत फ्रेंडली गुरु हूँ। मैं अपने हाँ शिष्यों को वो एक कंफर्ट जोन देना चाहती हूँ जहां वो मुझसे कुछ पूछने में झिझके नहीं। हाँ। लेकिन अगर मैंने कोई चीज कही कि ये होनी चाहिए, और फिर जब मुझे उनका डेडिकेशन नहीं दिखता, देन आई गेट वेरी एंग्री एंड आई कैन बी वेरी वेरी एंग्री। आई एम अ टॉरियन। तो हम्म, एक टॉरस का जो नेचर है ना, स्टबर्न और गुस्सा, वो मुझ में है। पर वो गुस्सा तब तक नहीं आता जब तक जब तक मुझे देखो ये लिखा है कि गुस्से वाली मैम, ये कौन है। हाँ हाँ, एक कोई पांडे जी हैं कोई। देखिए, गुस्सा आना भी बहुत जरूरी है। मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं, एक इंसान हूँ नॉर्मल। हाँ, और नहीं, सही मनुष्य बात पे भाव। गुस्सा आता है। जी हाँ, और हाँ। सही बात पे गुस्सा आता है। और मैं दूसरे अपने शिष्य को मौका भी देती हूँ कि आप अपनी बात रखें।
हाँ। अगर मुझे लगता है कि उनकी बात वाजिब थी तो मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। बट हाँ, मुझे झूठ बोलने वाले बच्चे और चालाकी करने वाले, मतलब गुरु से चालाकी, गुरु से छल कपट, वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है। मैं ब्लॉक कर देती हूँ उस बच्चे को कि मेरे से आपका कोई रिश्ता नहीं, आज के बाद खत्म। क्योंकि मैं आपको समझाऊंगी, आप फिर मेरे से चालाकी करेंगे, बदमाशी, वो सब नहीं चलेगा। मैं बहुत सिंपल, बहुत प्योर दिल की हूँ और वो ही मुझे चाहिए। मेरे साथ में चालाकी नहीं चल सकती बिल्कुल भी। आई डोंट सना लाइक ने कहा है कि शी इज अमेजिंग गुरु, एवरी स्टूडेंट ऑफ हर इट। टू बी ब्लेस्ड। अरे सो स्वीट, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नहीं, मेरे सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, इसीलिए मेरे साथ जुड़े हैं। दे ऑल आर सो प्योर सोल, very dedicated, very, very affectionate, and very hardworking. All of them. And मैं इन लोगों के लिए बहुत possessive भी हूँ. I'm very possessive. बस मैं चाहती हूँ कि बच्चे मेरे साथ हमेशा बने रहें. Always. ये जो सब आपके शिष्यों का जो आपके लिए वक्तव्य है, वो आपके गुरु होने की जो गुण है और विशेषता उसको जस्टिफाई कर भी रहा है। और इस तमाम स्वभाव के बावजूद भी जिस गुरु के पास इतने अच्छे अच्छे शिष्य बने रहे, तो फिर वो गुरु अच्छे होते ही हैं। और हम उन गुरु को, आपको शुभकामना देते हैं कि आप बहुत सारी ऊंचाइयां और अर्जित करें, अभी जहां से वहां से और आगे, और 99 को पार करके 100 पर जाए। Thank you. बस वो 99 के चक्कर में फंसे रहते हैं, 100 कभी होता ही नहीं है। अब वो 100 का अंक लिखा है, वहां तक कोई ना कोई तो पहुंचता ही है ना, ये भी है। तो हम वही कामना कर सकते हैं। आप चूंकि उस तरह का लक्ष्य भी आप लेकर चल रही हैं, तो आप उस जगह पर हों और एक दिन आपकी सारी शिष्य आपका नाम खूब सारा रोशन करें, और अपनी परंपरा से, अपनी विधा विधा से विधा जी विधा जी को थैंक यू सुनील जी, गुरु मुझे होने का बुलाने प्राउड के लिए फील, आपके शो में। आपका आभारी हूँ। और भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। हम ईश्वर से भी कामना करते हैं कि ये जो सारा संसार है दोबारा खुले, फिर से रौनक कायम हो, और फिर से ये सब हम वर्चुअलिटी से निकल के और आभासी दुनिया से निकल कर फिर मंच पर आपको देखें, आपके सारे शिष्यों को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच। और हम लोग के साथ जो रहे, मेरे तो कम साथी थे, लेकिन विधा जी के सबसे ज्यादा, तो उन सबका भी मैं आभारी हूँ। ये और सभी मेरे साथ हैं आज, इसलिए हमेशा रहेंगे भी मेरे साथ हमेशा। अब ऋषि उपाध्याय जरूर हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने हमारी खूब सारी तारीफ कर दी, तो मैं उनका भी आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।